हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लव मैरिज और अरेंज मैरिज की कि कैसे पता करेंगे हमारी लव मैरिज होनी है और अरेंज मैरिज। साथ ही साथ हम कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे। हमें ये भी पता करना है कि क्या हमारा लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या लव मैरिज हो गई उसके बाद वो कितनी सक्सेसफुल हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ प्लैनेटरी एक्शंस की, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ प्लैनेट्स लिखे हैं, राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, मरकरी, सन। पहले तो आपको एक चीज बता दूं कि इन सभी प्लैनेट्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है शादी में। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि सैटर्न प्लस मार्स इनकी स्थिति भी देखनी पड़ती है शादी करते समय, यानी योग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लव हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो लव सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे राहु की प्लेसमेंट कहाँ है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी बुद्धि को कंट्रोल करता है कहीं ना। ठीक है, अगर राहु आपका अच्छा है या बुरा है, लेकिन अगर बैठा कुछ ऐसी जगहों पर है, प्लेस्ड कुछ ऐसे हाउसेज में है जहाँ पे राहु के प्रभाव हमेशा ही अजीब से हो जाते हैं। मतलब आप सोचोगे कुछ हो कुछ रहा होगा, आप सोच रहे हो कि ये मुझे प्यार करता है, लेकिन बाद में पता चलेगा अरे मैं तो ये सोच रहा था, हुआ ये। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन क्रिएट होती है। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राहु प्लैनेट की। सपोज राहु आपका केंद्र में है, तो आपको पता है कि ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस इज नोन फॉर योर पर्सनैलिटी। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सभी को पता है कि मतलब इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 12 घरों में हर कौन सा घर कौन कौन किस किस चीज को रिप्रेजेंट करना है। और अगर इसके बारे में आपको बहुत गहराई से समझना है, थोड़ा डिफरेंट समझना है, तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब। तो हम बात कर रहे हैं राहु की। तो राहु की प्लेसमेंट्स हम देखते हैं। अगर राहु आपका कुंडली में बैठा हुआ राहु केंद्र में है तो, फिफ्थ हाउस में है तो, सेवेंथ हाउस में है तो, साथ ही साथ एट्थ हाउस में भी है तो, यहाँ पे अगर राहु अगर आपका है तो निश्चित ही तौर पे वो आपको थोड़े से निगेटिव परिणाम देगा। ठीक है, अब निगेटिव परिणाम किस तरीके के देगा। फिफ्थ हाउस में जो राहु बैठा होता है, राहु का एक थॉट प्रोसेस होता है कि वो यहाँ बैठ के ना यहाँ की चीजों से आपको दूर कर। ठीक है, तो अब अगर यहाँ की चीजों से वो आपको दूर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि फिफ्थ हाउस इज नोन फॉर लव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे अगर राहु बैठा है तो आप ये मान के चलिए कि आपका रिलेशनशिप खराब होगा ही हो। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, हमारा तो फिफ्थ हाउस में राहु है लेकिन हमारी शादी हो गई, उसका कारण क्या था। ठीक है, लग्न में भी राहु है, सप्तम भाव में भी राहु है, एट्थ हाउस में भी राहु है, तो याद रखिए हमेशा कि आपके लव रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस होंगे ही होंगे। अगर किसी कारण से आपका रिलेशनशिप बन रहा है तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि राहु के साथ दूसरा प्लैनेट कौन सा बैठा। अगर राहु के साथ जुपिटर बैठा हुआ है तो आप समझ लो निश्चित ही दिक्कत है। लेकिन अगर इसी राहु के साथ सैटर्न बैठ जाए तो परिणाम अच्छे आ सकते हैं। मान के चलो 70% यस की शादी हो जाएगी, प्यार आपका सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन उसमें ग्लिचेस बने रहेंगे, घर वाले नाराज रहेंगे, या कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी वजह से डिले चल ही रहा होगा। ठीक है, बहुत से लोगों का मानना है कि 12वें घर में बैठा हुआ राहु भी आपको प्रेम विच्छेद कराता है, यानी प्रेम से दूर रखता है। अब इसी राहु के साथ अगर यहाँ पे वीनस बैठ जाए, और वीनस के होने की वजह से चीजें क्या होती है कि भाई वीनस तो हम कहते ही हैं कि लव और इमोशंस का हाउस है, तो यहाँ पे अगर वीनस आ जाए तो वीनस के आते ही क्या होगा, वीनस के आते ही ऐसा नहीं है कि राहु अपना प्रभाव कम कर देगा, राहु आपको थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का ऑब्सेस्ड दे देगा प्यार के प्रति। ठीक है, तो जब राहु और वीनस एक साथ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ पे मैंने बोला 70% है, वहीं पे 80% भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी राहु की कंडीशन। तो आप सभी लोग अपने अपने लग्न चार्ट में, यानी कि जो लग्न होता है आपका, उसमें ज़रूर जाके देखें कि राहु की प्लेसमेंट कहाँ है। अगर वो केंद्र में है, अगर वो सप्तम भाव में है, अगर वो फिफ्थ हाउस, और कुछ कंडीशंस में अगर वो एट्थ हाउस, तो यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में फेलियर होना या लव रिलेशनशिप का टूटना बना रहे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लव मैरिज होती कैसे है, हमें क्या देखना है कि कौन से भाव में क्या हो जो लव मैरिज हो जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो ये हमारा लग्न चार्ट है, यहाँ केंद्र में फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर यहाँ पे जुपिटर बैठा है आपका, और इसके अलावा राहु आपके इन 12 खानों में कहीं पे भी बैठा हो, चाहे वो यहाँ बैठा हो चाहे वो यहाँ बैठा हो, ठीक है, लव मैरिज हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर यहाँ पे भी बैठा होगा 9th हाउस में तो भी लव मैरिज हो जाएगी। लेकिन लव मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। किस तरह से आएंगे, पिता की तरफ से आ जाएंगे या परिवार वाले नाराज हो जाएंगे, इस तरीके की चीजें देखने को मिली। ठीक है, अगर इसी जुपिटर को हम यहाँ से कहीं और देखेंगे कि लव मैरिज हमारी होगी कि नहीं होगी, राहु की प्लेसमेंट भी देखेंगे। ठीक है, तो जुपिटर को हम देखेंगे 7th हाउस में। कभी कभार जुपिटर 11th हाउस का बैठ के भी 11th हाउस में जाकर भी लव मैरिज करा देता है, लेकिन यहाँ पे कराता है ना अगर आपकी लव मैरिज,
तो यहाँ पे जो आपका पार्टनर होगा वो थोड़ा आध्यात्म से रिलेटेड होगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि जुपिटर की सीधी दृष्टि यानी 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, और अगर यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है तो फिर तो आध्यात्म का और मनुष्य के स्वभाव का जो संयोग है वो एक सफल लव मैरिज का कारण बनता है। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट होती है लव मैरिज, इसका जरूर ध्यान। इसके अलावा जो बचे हुए प्लैनेट्स हैं हमारे, लाइक केतु का भी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लव मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार लोग कहते हैं नहीं मैम हमारा तो राहु यहाँ पर नहीं है, लेकिन तब भी हमारी शादी टूट रही है, तो हम वहाँ पे प्लेसमेंट देखते हैं केतु। अगर केतु केंद्र में है, केतु सप्तम भाव में है, केतु 5th हाउस में है, और केतु 11th हाउस में भी है, और साथ ही साथ केतु 8th हाउस में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 8th हाउस का केतु आपको क्या रिजल्ट देता है। 8th हाउस का केतु जो होता है वो मोस्टली आपको क्या करता है, डिटैच करता है। ठीक है, अब अगर वो डिटैच कर रहा है, डिटैचमेंट केतु का मेजर रोल है, रोल प्ले है। वो आपको डिटैच क्यों कर रहा है, क्योंकि वो आपको सत्य की तरफ ले जा रहा है। अब यही केतु अगर आपको यहाँ सप्तम भाव में मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि इस केस में शादी नहीं हो सकती, शादी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। केतु का सप्तम भाव में होने से शादी नहीं होना, लव मैरिज के ना होने का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर केतु यहाँ है तो ऑब्वियसली राहु यहाँ है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हमारे 5th हाउस में अगर केतु और राहु आमने सामने है तो यहाँ पे कौन सा प्लैनेट है। ठीक है, यानी कि हमारे 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो जब हम ये देखते हैं कि केतु और 5th हाउस, केतु और लग्न, और ये दृष्टि किस तरीके की है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है, मान लो केतु यहाँ पे है, यहाँ पे फिर मार्स है, कोई दिक्कत नहीं है, मरकरी है, कोई दिक्कत नहीं है, सैटर्न भी है तो भी कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत रहेगी, वो है इस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की लव मैरिज हो रही है, जो व्यक्ति इस प्रेम संबंध में, यहाँ नहीं कि 5th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा दो, कोई भी, लेकिन अगर आपने सैटर्न को इग्नोर किया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यानी कि केतु के सामने सैटर्न का होना, या केतु के साथ सैटर्न का होना, या 5th हाउस में सैटर्न का होना, या 8th हाउस में सैटर्न का होना, ये वो दशाएं होती हैं, ये वो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी में भी कभी भी आपको एक संपूर्णता नहीं मिलेगी देखने को। आप हमेशा किसी न किसी शक के दायरे में रहेंगे, कोई ना कोई इशू चलता ही रहेगा, कोई ना कोई दिक्कत आपकी खड़ी ही रहेगी। आप देखोगे कि चीज़ें हो रही हैं लेकिन इतनी अच्छी नहीं हो रही हैं कि मैं उसे सक्सेसफुली पार कर जाऊँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव मैरिज और कैसे होती है। मेन जो होता है ना वो देखो, ये त्रिकोण देखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जुपिटर का होना, या यहाँ पे सैटर्न का होना, मार्स का होना, इनफैक्ट वीनस भी यहाँ पे अगर है तो लव मैरिज होगी, मरकरी है तो भी लव मैरिज होगी। डिपेंड करता है 5th हाउस में हमारा कौन सा प्लैनेट है। कोशिश करिए यहाँ देखिए कि यहाँ राहु नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ राहु होगा, ये प्लैनेट अगर 5th हाउस में आ गया तो लव मैरिज के सुखद परिणाम नहीं मिलेंगे। यही राहु अगर यहाँ आ गया तो भी लव मैरिज के सुखद परिणाम नहीं मिलेंगे। यही राहु अगर यहाँ आ गया तो भी लव मैरिज के सुखद परिणाम नहीं। ठीक है, अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हमने तो लव मैरिज नहीं करी, हमने तो अरेंज मैरिज करी। बात भी सही है, अरेंज मैरिज करी है तो भी आप परेशान हैं। अरेंज मैरिज के बाद आपके पार्टनर से आपके संबंध अच्छे नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ झगड़ा लड़ाई कारण बने हुए। इसमें भी राहु और केतु और सबसे ज्यादा मार्स ये रोल प्ले कर। मार्स अगर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या फिर यहाँ पे भी हो, तो इन जगहों पे जब मार्स होता है तो कहीं ना कहीं आपको एक रिलेशनशिप में डिससेटिस्फैक्टरी एलिमेंट दे दे। ठीक है, हमेशा याद रखिए मार्स की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुंडली में। कोई भी प्लैनेट अकेला नहीं होता है, सभी प्लैनेट्स की अपनी दृष्टि होती है। तो अगर आप किसी भी प्लैनेट को देखेंगे तो हर प्लैनेट एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्लैनेट की दृष्टि होती है 4, 7, 8। अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो 1, 2, 3, 4, एक दृष्टि तो उसकी यहीं आ गई। ठीक है, एक दृष्टि तो यहीं आ गई, और उसके बाद 7 सीधी दृष्टि एक ही आ गई, और 8 एक दृष्टि आ। ठीक है, तो अब जब ये दृष्टि आपके आमने सामने बैठ रही है, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जो कि आपकी पूरे की पूरी शादी को पॉल्यूट कर रहा है। क्यों पॉल्यूट कर रहा है? क्योंकि आप दोनों का मन स्थिर नहीं है। क्यों स्थिर नहीं है? क्योंकि मंगल की प्लेसमेंट इन हाउसेज में आ रही है, या मंगल की दृष्टि 4, 7, 8। अब वो 4, 7, 8 कोई भी हो सकता है। अगर मंगल यहाँ बैठा है तो यहाँ से भी हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ बैठा हुआ मंगल अच्छा होता है। 5, 6, 7 यहाँ पे आ रहा है। मंगल भाग्य में है तो अग्रेशन बहुत आएगा। और 8 अगर कर्म स्थल पे है, ठीक है, सैटर्न के साथ है, तो भी यहाँ पे भी मंगल के अपने प्रभाव अच्छे होते हैं। इंसान बहुत अच्छा व्यक्ति अरबपति खरबपति भी बन जाता है। ठीक है, डिपेंड। हम पूरी हमेशा याद रखिए जब भी हम कुंडली की बात करें तो हमें हर एक चीज़ देखनी है। हम कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें क्या इग्नोर करना है और क्या नहीं इग्नोर करना। हमें जो मेजर प्लेसमेंट इग्नोर करनी है, इग्नोर
इग्नोर मतलब ये प्लैनेट्स कहीं भी बैठ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लाइक मरकरी, पूरे चार्ट में मरकरी कहीं भी आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मरकरी यहाँ है 8th हाउस, तो पता है क्या होगा, आपकी जुबान खराब हो, आप हमेशा ऐसा बोलेंगे कि बनता बनाता रिश्ता एंड मोमेंट पे खराब हो जाएगा, ठीक है। सूर्य, सूर्य यहाँ होने पे क्या होता है, पिता या ससुर या बड़े भाई या जेठ या किसी को भी हानि हो सकती है, तो इस बात का ख्याल रखें कि मरकरी और सन यहाँ नहीं होना चाहिए। चंद्रमा की हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चंद्रमा गोचर की स्थिति से या चंद्र राशि के हिसाब से ही हम इसको देख रहे हैं, लग्न और चंद्र के हिसाब से देख रहे हैं। तो लग्न और चंद्र, ऑब्वियसली अगर लग्न ये है और यहाँ पे ही मून है तो यही लग्न हुआ, यही चंद्रमा भी हो गया। यहाँ पे अगर मेष राशि है तो मेष ही लग्न हुआ, मेष ही चंद्रमा हुआ। अब यही मून अगर 10th हाउस में बैठ जाएगा और यहाँ पे इत्तेफाक से 12 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यानी कि पाइसेस हो गया, तो यानी कि मेष राशि के साथ अगर ये 10 नंबर वाले खाने में, यहाँ पे मेष राशि नहीं होगी, फिर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा मेष राशि, यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर यानी मिथुन, ठीक है। मिथुन राशि के साथ क्या होता है, अगर मिथुन लग्न है और मीन राशि है तो एक बहुत अच्छा संयोग होता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा सुलझा हुआ। अब कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो ये कि हमारा चंद्रमा और हमारा कॉम्बिनेशन कैसा है, पार्टनर का कॉम्बिनेशन और हमारा कॉम्बिनेशन कैसा है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, राहु की प्लेसमेंट, यहाँ राहु 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 राहु, ठीक है, राहु इन जगहों पे है, तो आप एक बार जरूर गौर करें और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखवाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में राहु है तो निश्चित ही आपकी मैरिज में डिससेटिस्फैक्टरी मोमेंट लेकर आएगा और आपकी लव रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं होने देगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें केतु की, तो केतु भी, क्योंकि राहु जहाँ होगा उसके ऑपोजिट ही केतु होता है, तो केतु भी अगर यहाँ 1st हाउस, 7th हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, 8th हाउस और कभी कभी 12th हाउस में भी केतु की प्लेसमेंट लव मैरिज को अनसक्सेसफुल कर देती है। केतु 12th हाउस में अनसक्सेसफुल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट होता है, तो ऐसा होता है कई बार रिलेशनशिप में आप बहुत दूर चले गए और डिस्टेंस की वजह से आपका रिश्ता टूट गया, तो इस बात का ध्यान रखें। इसलिए मैं बार बार केतु को यहाँ और राहु को यहाँ रिप्रेजेंट कर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें क्या गौर करना है उसके बाद कि लव मैरिज को सक्सेसफुल कैसे बनाना है। अब ये तो बात हो गई प्रॉब्लम्स की, अब इसके सोल्यूशन क्या है। अगर आपका राहु 5th हाउस में है तो आप कोशिश करें हाथी दांत का लॉकेट आप अपने गले में पहने, चांदी की चेन, ठीक है। राहु अगर केंद्र में है तो 8 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर। राहु अगर केंद्र में है, राहु केतु अगर केंद्र में है, यहाँ पे राहु और केतु दोनों आ रहे हैं, तो 5 मुखी या फिर 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इसकी पॉजिटिव परिणाम। और साथ ही साथ 9 मुखी रुद्राक्ष बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव शील्ड हो जाती है, वैसे बहुत कॉस्टली भी आता है, तो इसको सोच समझ के ले। ऐसे ही मैंने बताया और जाके किसी रेमेडी को करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पहले उसके लिए सजेशन लेना जरूरी होता है। लोगों की एक बहुत गंदी आदत होती है कि वीडियो देखा नहीं कि रेमेडीज फॉलो करना शुरू कर देते, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके बाद अब एक और सोल्यूशन होता है, अगर राहु है तो राहु के लिए मैंने आपको हाथी दांत बताया, 5th हाउस में राहु है, अगर आप हाथी दांत पहन लेंगे तो इससे काफ़ी आपको रिलैक्स मिलेगा और आपका रिलेशनशिप स्टेबल भी होगा और आपका दिमाग भी शांत रह के चीज़ों के बारे में ज़्यादा गहराई से सोचेगा, क्योंकि इसके जस्ट ऑपोजिट केतु है, तो ये बैलेंस बना दे, ठीक है। राहु अगर यहाँ है तो 5, 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष पहन, ठीक है। अब आता है मंगल, अगर मंगल इन घरों में बैठ जाए तो भी आपको दिक्कत देगा, ठीक है, क्योंकि मांगलिक दोष भी लग जाएगा। तो क्योंकि मंगल इन घरों में आएगा तो मांगलिक दोष भी लग जाएगा, और अगर मांगलिक दोष लगेगा तो फिर क्या होता है कि दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। मंगल यहाँ पे बैठा हुआ, मंगल राशि कोई भी हो, बहुत से लोग कहते हैं मिथुन राशि में अगर मंगल है तो कंपोज्ड हो जाता है, भाई इसका कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता दूं, मंगल अगर आपकी कुंडली के इन भाव में बैठा है, ठीक है, तो आप मांगलिक दोष की पूजा जरूर कराएं। और कब करानी है, जब आपका रिश्ता बन के शादी की बात होने वाली है। बहुत से लोग आके कहते हैं कि मैम हमने तो मंगल दोष की पूजा करा ली। बेटा मंगल दोष की पूजा शादी के कुछ दिनों पहले ही होती है, ताकि वो आपकी शादी को सही रखे। वो ऑलरेडी ऑब्स्टिकल तो डाल ही रहा है, आप देखिए मंगल यहाँ पे है, आपने कितनी मंगल की पूजा कराई हुई है, लेकिन मंगल आपको नुकसान दे रहा है। अब इसका करना क्या है, इसको सही कैसे रखना है कि रिश्ता आपका परिपक्वता के साथ बना रहे और शादी तक पहुंचे। तो इसके लिए आपको करना ये है कि मंगल के लिए हनुमान जी का जाप, ठीक है, हनुमान जी का जाप करें और ओम हनुमते नमः। और साथ ही साथ हर मंगलवार को या तो गुड़ या फिर लाल मसूर की धुली हुई जो लाल वाली दाल होती है वो दान करते रहें। क्योंकि अगर आपको लव मैरिज ही करनी है, आपका एम है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बनाना ही बनाना है, तो आप अपने धर्म कर्म और अपने कार्यों में
अनदेखापन ना लाएं, आपको मंगल की पूजा करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी, ये फैक्ट, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम और हम क्या कर सकते, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं शादी में। तो भाई देखो, और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम पहली तो यही आती है कि एक और प्लेनेट है जो हम स्किप कर रहे हैं, भूल रहे हैं, या मैं बता नहीं रही हूँ, ऐसा मान लो, दैट इज कॉल्ड सैटर्न। सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। सैटर्न की प्लेसमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सैटर्न जहाँ भी बैठेगा वहाँ पे आपको डिले दे। सैटर्न का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो पूरे 12 के 12 घरों में आप उसे कहीं भी बैठा, कहीं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है आपका काम नहीं आपको होने देगा, काम सारे करवाएगा, हर जगह वो अच्छा ही है, हर खाने में, ठीक है। लोग कहते हैं मारक है, कारक है, मेलिफेनिक है, ये है, वो है। मैं कहती हूँ नहीं भाई, इनमें से कुछ भी नहीं है, सिंपल सा चलो। सैटर्न मतलब सैटर्न यानी कि कर्म अधिकारी। अगर कर्म अधिकारी हम कालपुरुष की कुंडली में भी देखेंगे तो कर्म अधिकारी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सैटर्न मतलब सैटर्न, सैटर्न सैटर्न ही होता है, ठीक है। वो कहीं भी रहे आपको डिले देगा, ठीक है, आपको स्लो रिजल्ट देगा, वो आपके कार्य को स्लो करवाएगा, ये मान के चलो। चाहे वो यहाँ बैठ जाए, चाहे वो कहीं भी बैठ जाए, ठीक है, यहाँ भी उसको बैठ, किसी भी आओ, ठीक है। सैटर्न मीन्स स्लो, सैटर्न मीन्स आपका काम अब धीरे धीरे ही होगा। तो ऐसे में आपके पेशेंस ही आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज की सफलता की तरफ ले जाते हैं। हमेशा याद रखिए, सैटर्न कर्म अधिकारी है, इसका प्रभाव जरूर पड़ता है अरेंज मैरिज और लव मैरिज करते समय, लेकिन क्या प्रभाव पड़ता है ये डिपेंड करता है कि सैटर्न आपका कौन से हाउस में है। इसी के साथ मैं ये ट्यूटोरियल वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ, एंड आई विश कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ चीज़ आपको पूछनी है, तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।